नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता, अपन प्रतिदिन सुबह डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज के सेशन में अपन 23 नवंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। देखिए, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बैंक रेलवे या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर अपन प्रत्येक चीज को डिटेल में जानेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस क्लास के अंदर अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को अपन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नेपाली सेना द्वारा मानद जनरल रैंक किसे प्रदान की गई। अभी नेपाली सेना ने मानद जनरल की रैंक दी है, वो किसको दी है, तो भारतीय सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को दी है। ठीक है, ये कौन है, भारतीय सेनाध्यक्ष है। भारतीय सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना के द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, जिसको नेपाल के अंदर गॉर्ड ऑफ ऑनर भी बोला जाता है, वही उपाधि है ये उपेंद्र द्विवेदी को दी है। उपेंद्र द्विवेदी कौन है, भारतीय सेनाध्यक्ष है। किसने दिए, किस प्रोग्राम में दिए, तो अभी एक 5 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था काठमांडू के अंदर। काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी है, जिसके अंदर अशोक राज सिंगडेल, ये कौन है, ये नेपाल सेना के अध्यक्ष है। ठीक है, नेपाल सेनाध्यक्ष ने आमंत्रित किया था काठमांडू के अंदर 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर भारतीय सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आए थे रामचंद्र पौडेल। उन्होंने ये जो उपाधि है वो भारतीय सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को दी है। कार्यक्रम किसने आयोजित करवाया था 5 दिवसीय, नेपाल के सेनाध्यक्ष अशोक राज ने, जिसके अंदर उपेंद्र द्विवेदी को मानद जनरल रैंक या गॉर्ड ऑफ ऑनर नेपाल का दिया गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है एज इट इज फॉर्मेट के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिश्वतखोरी के आरोप में अडानी के खिलाफ किस देश ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ठीक है, एक देश है जिसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है कि भाई अडानी को पकड़ो। ठीक है, किस वजह से, रिश्वतखोरी के मामले के अंदर। अब इन्होंने क्या रिश्वत ली है, किस देश ने किया, पूरा मैटर अपन देख लेते हैं। रिश्वतखोरी के आरोप में अमेरिका ने अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ठीक है, किसने, अमेरिका ने। ठीक है सर, ऐसे कैसे गिरफ्तारी, अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, अमेरिका में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर गिरफ्तारी वारंट जारी करना होता है तो उसके पहले उसके खिलाफ एक अभियोग चलाया जाता है। ठीक है, वारंट अभियोग चलाया जाता है। उस अभियोग के अंदर जो अमेरिका की न्याय एजेंसी है, जिसको ग्रैंड जूरी बोला जाता है, वो ग्रैंड जूरी जितने भी साक्ष्य होते हैं उनका मूल्यांकन करती है, और उन साक्ष्यों के मूल्यांकन से ग्रैंड जूरी को अगर ऐसा लग जाता है कि ये आदमी बिल्कुल करप्ट आदमी है, इसको पकड़ना चाहिए, फिर उसके खिलाफ एक औपचारिक लिखित आरोप लगाती है और फिर गिरफ्तारी वारंट जारी करती है। तो इसी प्रक्रिया के तहत जो अडानी है उसके खिलाफ भी अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ठीक है सर, क्या रिश्वत ली है, तो इन्होंने रिश्वत ली नहीं, इन्होंने रिश्वत दी है। रिश्वत किसको दी है, तो अमेरिका के अंदर जो सौर ऊर्जा को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, अनुबंध हो रहे थे सौर ऊर्जा को लेकर। अगर आप में से कोई लॉ का स्टूडेंट है तो मैं जब कॉन्ट्रैक्ट शब्द बोल रहा हूँ तो उनके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध, दो लोगों के बीच अगर कोई किसी चीज को लेकर समझौता होता है, ठीक है, तो उसके अंदर इन्होंने जो सौर ऊर्जा को लेकर जो समझौते या अनुबंध हुए थे उसके अंदर रिश्वत दी थी। ठीक है, क्योंकि ये खुद टेंडर लेना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने बहुत मोटे पैसे दिए थे, जिसके चलते इनको ये रिश्वतखोरी का मामला लगा और गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ अडानी के खिलाफ। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आगे की प्रक्रिया वही, हर जगह न्याय प्रक्रिया में यही होता है। जो व्यक्ति गिरफ्तार, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होता है, वो बचने की कोशिश करता है, जो उस पर आरोप लगाता है वो उसकी चार्जशीट बनवाता है और उसको कोर्ट में पेश करता है। ठीक है, तो अडानी की गिरफ्तारी के अंदर भी यही होगा, अभियोग चलेगा और संभावित जो भी पर्यावरण की जो कार्रवाई होगी वो आगे की कार्रवाई एज इट इज होगी। तो ध्यान रखना है भाई, अमेरिका देश को याद रखना है, अडानी को याद रखना है। एक गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, किसके लिए, रिश्वतखोरी के खिलाफ हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज ये इंपॉर्टेंट रखना, किस में हुआ है, तो सौर ऊर्जा के अनुबंधों को लेकर इन्होंने ये फ्रॉड किया था, यानी रिश्वत दी थी, फ्रॉड तो क्या। अगला क्वेश्चन, असम ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया है। असम का एक जिला है करीमगंज, कौन सा जिले का नाम याद रखना, ये पुराना नाम है करीमगंज जिला, इसका नाम परिवर्तन किया गया और इसका नाम क्या रखा गया है वो आपसे पूछा गया है। तो उसका नाम रखा गया है श्री भूमि। श्री भूमि किसका नाम रखा गया है, करीमगंज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है, श्री भूमि, असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर नया नाम रखा गया है श्री भूमि। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
श्रीभूमि नाम क्यों रखा गया है, तो इस जिले की सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए इसका नाम श्रीभूमि रखा गया है। इसके अलावा आपको एक व्यक्ति याद होगा, जब मैंने असम की बात की, करीमगंज की बात की है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग 1 सदी पूर्व यानी 100 साल पहले इस क्षेत्र का वर्णन करते हुए एक पुस्तक लिखी थी, श्रीभूमि द लैंड ऑफ माँ लक्ष्मी, ठीक है। क्या लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, कौन सी पुस्तक लिखी थी, श्रीभूमि द लैंड ऑफ माँ लक्ष्मी, ठीक है। माँ लक्ष्मी की भूमि श्री देवी, किसने लिखा था, 100 साल पहले यानी 1 सदी पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और इस पुस्तक का जो शीर्षक था श्रीभूमि, इसको ध्यान में रखते हुए इसका नाम करीमगंज से श्रीभूमि कर दिया गया है, ठीक है। ये श्रीभूमि नाम कहाँ से आया ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। बात करते हैं असम। असम की राजधानी कौन सी है, तो दिसपुर है असम की राजधानी। अगर जनरल क्वेश्चन पूछना हो, अगर किसी राज्य की राजधानी पूछनी हो, तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है असम की राजधानी है दिसपुर। और असम का जो करीमगंज जिला है उसका नाम श्रीभूमि रखा गया। श्रीभूमि द लैंड ऑफ माँ लक्ष्मी रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है जो 1 सदी पूर्व लिखी गई थी, और इसी पुस्तक के टाइटल से प्रेरित होकर इसका नाम श्रीभूमि रखा गया है, ठीक है। वर्तमान में असम में कितने जिले हैं, क्योंकि एक करीमगंज जिला है उसका नाम परिवर्तन हुआ, तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं असम में जिले कितने। वर्तमान में 35 जिले और 5 डिवीजन है, ठीक है। ये तो डिवीजन है और 35 जिले, जिले आपको याद रखने हैं कितने जिले हैं, 35 जिले हैं और 5 डिवीजन हैं। एक क्वेश्चन था अभी पिछले कुछ दिनों पहले, एक टेस्ट दिया था या कोई एक एग्जाम था, उसके अंदर पूछा गया था, असम का ही कोई पेपर था, उसके अंदर असम का राज्य पक्षी कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है सफेद पंखों वाला बतख असम का राज्य पक्षी है। वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है, तो लक्ष्मण आचार्य, ठीक है। लक्ष्मण आचार्य अभी खबरों में रहे थे, पहले मैंने आपको करंट अफेयर में इनके बारे में पढ़ाया भी था। लक्ष्मण आचार्य वर्तमान में कौन है, असम के राज्यपाल है। असम का राज्य पक्षी कौन सा है, तो सफेद पंखों वाला बतख। वर्तमान में जिले कितने हैं, 35, डिवीजन कितने हैं, 5। राजधानी कौन सी है, दिसपुर। और क्या नाम चेंज हुआ है, तो श्रीभूमि नाम चेंज किया है करीमगंज जिले का। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ, भारत का पहला संविधान संग्रहालय है वो स्थापित हो गया है, कहाँ पर हुआ है, सोनीपत में हुआ है। सोनीपत कहाँ पर है, हरियाणा में है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो भी ध्यान रखना है सोनीपत। सोनीपत कहाँ है, हरियाणा के अंदर सोनीपत है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय है, ठीक है, हरियाणा सोनीपत के अंदर स्थापित हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। और ये जो भारत का पहला संविधान संग्रहालय है ये स्थापित किसने किया है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा स्थापित है, सोनीपत हरियाणा के अंदर है। उद्घाटन किसने किया है, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, संग्रहालय बनाया गया है तो युवाओं को संविधान के प्रति शिक्षित करना है, संविधान की महत्वता को समझाना है। और अभी आपको पता होना चाहिए 26 तारीख को अपन भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे और उसके तहत ये होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है 75वीं वर्षगांठ अपन मनाने जा रहे हैं संविधान की। उसी के उपलक्ष्य के अंदर हरियाणा के सोनीपत के अंदर भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला संविधान संग्रहालय है सोनीपत हरियाणा के अंदर। ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर प्रतिदिन क्लास ले रहे हैं, प्रतिदिन हमें करंट अफेयर की क्लास की अच्छे से डिटेल में पीडीएफ मिल रही है पिछले 2 महीने से, आगामी 1 साल में एग्जाम ही एग्जाम है और प्रत्येक एग्जाम के अंदर इस क्लास को आप देख लेना, एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो इसके लिए रेगुलर 20 मिनट निकाल लिया करो, 10 मिनट इसकी पीडीएफ पढ़ लिया करो, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, तो लाल वाला बटन दबाकर जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे लगेगा बहुत सारे बच्चे जुड़ गए तो रेगुलर क्लास भी मिलेगी। बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, उससे क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छे कमेंट किया करो, कमेंट से क्या होगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, एक तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, महीने में एक बार मिलेगी, 1 तारीख को 30 या 31 दिन में जितना भी करंट अफेयर हुआ एक साथ मिल जाएगा। नहीं सर हमें तो डेली चाहिए, तो ये व्हाट्सअप नंबर है 9887809083, इस पर आपको मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें चाहिए, और डेली के डेली पीडीएफ चाहिए, हम रोज आपको मैसेज नहीं करेंगे। तो हमारी टीम आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेगी जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, ठीक है। और वहां पर डेली के डेली जैसे ही क्लास होगी उसके बाद में आपको उस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा
ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। ये वेबसाइट क्या काम करती है, तो इस वेबसाइट पे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को इस वेबसाइट पे जाके सर्च करना, वहाँ पर आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि सिलेक्टेड अधिकारी और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स हैं। नोट्स के अंदर एनसीईआरटी, अधीनस्थ बोर्ड की पुस्तकें, सारी मतलब जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सबका सार मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे वहाँ पर, टू द पॉइंट, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी। अगर उनको आप ऑर्डर करके मंगवाना चाहते हो तो घर पे भी मंगवा सकते हो, और वहाँ से सैंपल पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर करंट अफेयर की शॉर्ट समरी हो गई, इसके अलावा जो भी एजुकेशनल न्यूज आती है वो, और जो पुराने क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है, तो इसको जरूर फॉलो कर लेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वंचित बच्चों के कौशल विकास के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? देखिए, कोई भी अगर पोर्टल लॉन्च किया जाता है तो उस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन है विजन, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है विजन पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो क्या था, वंचित बच्चों के कौशल विकास के लिए विजन पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब मैंने इस क्वेश्चन को उल्टे तरीके से आपको दिया है कि भाई हाल ही में वंचित बच्चों के कौशल विकास के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है विजन पोर्टल। कौन सा? विजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है, और ये वंचित बच्चों के बीच नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सर, इस विजन का पूरा नाम क्या है? अगर ये विजन ही आएगा या दूसरा आएगा? इसका एक पूरा नाम भी था, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इवोल्यूशन एंड आउटरीच नेटवर्क। इसका पूरा नाम इस प्रकार दिया गया था। क्या दिया गया था? विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इवोल्यूशन एंड आउटरीच नेटवर्क, विजन। जब आप विजन पोर्टल को खोलोगे तो विजन के नीचे ये पूरी लाइन लिखी आएगी, क्या? विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इवोल्यूशन एंड आउटरीच नेटवर्क। तो ये विजन की फुल फॉर्म है, और ये जो वंचित बच्चे हैं उनके कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, उनमें कुछ नवाचार उत्पन्न करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट अगर अपन उद्देश्य बात करें जो एग्जाम के अंदर सीधा सीधा, इससे भी अगर डीप में ये क्वेश्चन पूछा जाए, वंचित बच्चों में कौशल वोशल तुम छोड़ो, सीधा बताओ, तो स्टार्टअप कौशल लोकतंत्रीकरण इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब क्या है? जो नए स्टार्टअप खोले जाते हैं, जो नए बिजनेस खोले जाते हैं, छोटे बड़े जो स्टार्टअप खोले जाते हैं, उनको लोकतांत्रिक करना और उनको दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को मार्गदर्शन देना उसके बारे में। यानी जो गांव के बच्चे हैं उनको ये बताना कि तू छोटा ये स्टार्टअप करके अपना रोजगार खुद विकसित कर सकता है, ठीक है। और वर्तमान के अंदर भारत जो स्टार्टअप इकोसिस्टम चल रहा है उसके अंदर काफी विकसित भी है। आपको पता होना चाहिए वैश्विक स्तर पर भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप विकसित करने वाला क्षेत्र है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर भारत की तीसरी रैंक है स्टार्टअप विकसित करने के मामले में वैश्विक स्तर पर, ठीक है। तो स्टार्टअप कौशल का लोकतांत्रिक करना और दूरस्थ क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनको स्टार्टअप के बारे में गाइड करना भी इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य। नाम है विजन भारत, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एएम नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन को हाल ही में बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 5 सदस्यीय एक आयोग बनाया गया था, जो पहले से बना हुआ है चुनाव आयोग, उसको नवगठित किया था, जिसके अंदर 4 सदस्य और एक अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? एएम नासिरुद्दीन को, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, राजधानी ढाका, मुद्रा टका। देखिए, ये आप याद रख लेना, नया क्वेश्चन है। कुछ बच्चे रेगुलरली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। सही तरीका क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। मैंने पिछले 2 महीने में, एक बार के लिए आप रुक जाइए, अपन पढ़ तो रही है, रेगुलर पढ़ रहे हैं। पिछले 2 महीने से मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको पिछले 2 महीने करंट अफेयर के अंदर बांग्लादेश को लेकर क्या क्या पढ़ा है आपको याद है? अगर आपको सच में याद नहीं है तो ये एक सोचनीय विषय है। आप बिल्कुल भी करंट अफेयर में क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर का मतलब है करंट अफेयर को रटना पड़ता है, बड़े अच्छी तरीके से आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन इतने क्रिटिकल बनते हैं। देखिए, मैं आपको बांग्लादेश का रिवीजन करवाता हूं पिछले 1 महीने का। मैंने आपको पिछले 1 महीने में बांग्लादेश को लेकर यह पढ़ाया है कि बांग्लादेश ने दूसरी बार सेफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मैंने आपको ये पढ़ाया भारत में आने वाली विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर है, यानी भारत में जितने भी विदेशी पर्यटक आते हैं उसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी पर्यटक है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे नजुमल हसन पापोन, उन्होंने इस्तीफा दिया था अपने पद से। सैयद रेफात अहमद को
बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, शपथ ली थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के द्वारा बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच का मामला भी मैंने आपको पढ़ाया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूसिन को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारत को बांग्लादेश के मोगटा पोर्ट टर्मिनल का परिचालन का अधिकार प्राप्त हुआ था, भारत को प्राप्त हुआ था बांग्लादेश का मोगला पोर्ट टर्मिनल को लेकर, ठीक है। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की भी घोषणा की थी। यह बांग्लादेश को लेकर पिछले 1 महीने में अपन ने इंपोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा था, जिसका रिवीजन इससे भी अच्छा जो अपनी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आती है उसके अंदर मिल जाएगा, वो पीडीएफ आप जरूर देख लेना, ठीक है। बांग्लादेश ने जो भी नवगठित चुनाव आयोग बनाया है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? नासिरुद्दीन को किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया? भाई अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हर साल आयोजित करवाया जाता है, ठीक है। तो मैं हर साल पढ़ाता हूं, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इस बार का जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है वो कहां पर आयोजित, कब से कब तक आयोजित होगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है 28 नवंबर से 15 दिसंबर। कब? 28 नवंबर से 15 दिसंबर। 28 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होगा। इस बार का कहां पर आयोजित होगा? तो आपको ध्यान रखना है कुरुक्षेत्र के अंदर आयोजित होगा, ऑप्शन नंबर 2। हर बार में जब भी आपको अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रति साल पढ़ा रहा हूं, पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बताया करंट अफेयर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं हर साल के, हर साल जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव होता है उसका एक तो भागीदार देश होता है और एक भागीदार राज्य होता है। इस बार का जो भागीदार देश है वो कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, तंजानिया। राज्य की बात करें भागीदार राज्य कौन सा है तो वो है उड़ीसा। दोनों फैक्ट को ध्यान रखना है विशेष तौर पर। जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार का होगा, कब होगा? 28 नवंबर से 15 दिसंबर कुरुक्षेत्र के अंदर आयोजित होगा। इसके अंदर जो भागीदार देश होगा वो तो तंजानिया होगा और जो भागीदार राज्य होगा वो ओडिशा होगा। दोनों को याद रखना है। तंजानिया और उड़ीसा किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव से संबंधित है। 28 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य कुरुक्षेत्र के अंदर यह आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई ये भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? ईडन गार्डन स्टेडियम है उसके अंदर एक स्टैंड का नाम रखा गया है झूलन गोस्वामी के नाम से, तेज गेंदबाज भारत की झूलन गोस्वामी, और इनके नाम पर ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है। आपको पता है स्टेडियम के अंदर अलग अलग स्टैंड बने होते हैं, अलग अलग पवेलियन बने होते हैं। इसी प्रकार एक स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी भारत की तेज गेंदबाज थी, बहुत ही अच्छी गेंदबाज थी, तो इनके चलते इनका नाम रखा गया है ईडन गार्डन स्टेडियम की एक स्टैंड का नाम। देखिए अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो इसके लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करना। ये पीडीएफ ले लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।